रात के 10 बज रहे थे। सास और ननद सुमन को देख रही और सुमन उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसा कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए मेरे घर में आकर तुम्हें और खुद को मालकिन समझने लगी क्या? आने दो मेरे बेटे को, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा भी नाम सुरेखा नहीं। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दय अपने बेटे को भी कर रखा था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने की राह देखती है, पर सुमन वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वह उसके पति से बहुत डरती थी। मन ही मन भगवान का जाप कर रही थी कि उसका पति आज घर आए ही नहीं, पर जब तक उसका पति घर न आ जाए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने नहीं देगी। इतनी निर्दय उसकी सास ने रसोई घर को ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुरेखा सुमन को इस प्रकार का दुख दे रही थी? और सुमन के पति मतलब पीयूष का स्वभाव ऐसा क्यों था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? सुमन की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी। सुमन के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। सुमन की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद के त्योहार भी मनाए नहीं, उसे 4 दिन के लिए मायके में त्योहार मनाने के लिए बुलाया भी नहीं। उसकी शादी करके जिम्मेदारी से मुक्त हो गई बस। सुमन के ससुराल में उसकी सास सुरेखा, पति पीयूष और ननद हेमा की शादी पक्की करके सगाई कर दी थी। छोटा सा परिवार था। खुशी और शांतिपूर्ण गृहस्थ के सपने लेकर सुमन इस घर में आई थी, पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना नामुमकिन होता है। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही रह गया। सुमन की उम्र 19 वर्ष पूर्ण हो गई थी और पीयूष 31 का था। दोनों के बीच में 12 साल का अंतर था। सास सुरेखा ने सुमन के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 5 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करने के बाद में रसोई घर में जाना, हमेशा सर पर पल्लू रखना, सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही सुमन खा सकती थी। ऐसे और कितने भी नियम और कायदे कानून सुरेखा ने सुमन के लिए बनाए थे। सुमन को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे, पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर भूल हो भी जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही देते थे। उसे मारने की कोई भी कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी ननद हेमा उस पर हाथ उठाने के लिए आगे पीछे भी नहीं सोचती थी। हर रोज पीयूष 9 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे तब भी पीयूष आया नहीं था। सुमन को बहुत जोरों से भूख लगी थी। उसने खुद के लिए थाली बनाई और रसोई में खाने के लिए बैठी। अभी पहला ही निवाला मुंह में डाल रही थी कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो सुमन से सहन नहीं हुआ। तभी सुमन बोली, वह अभी तक नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी थी इसीलिए खाने के लिए बैठी। सास कुछ बोलने वाली थी, तभी हेमा आगे आई और सुमन को चाटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती हैं। उतने में सास बोली, रहने दे हेमा, क्यों इसको संस्कार सिखा रही हो? माता पिता तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर, मैं रसोई में ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई के बाहर धकेल कर ताला लगा देती है। सुमन आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे पीयूष घर आया। तभी सुरेखा और हेमा ने मिर्च मसाला लगाकर सुमन के खिलाफ पीयूष को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर सुमन को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी मिला नहीं। अभी आज की ही बात ले लो। सुमन रसोई घर में खाना बनाकर सुरेखा और हेमा को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर सुमन एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुमन को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। सुमन को बहुत जोर से भूख लग रही थी, पर पीयूष तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर सुमन को भूख सहन नहीं हो रही थी। सास और हेमा ने खाना खाने के पहले
में रसोई घर को ताला लगने के पहले सुमन ने जल्दी से रोटी अपने पल्लू में बांध कर रख ली। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने सुमन को बाहर निकाल कर रसोई घर को ताला लगा दिया और दोनों उनके रूम में आराम करने के लिए निकल गए। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे। ठीक उसी समय सुरेखा कोई काम के लिए उधर आई और उसने सुमन को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या होगा, तमाशा चालू हो गया और उस वजह से सुमन भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि पीयूष घर आए ही नहीं। क्या पता आज वो क्या करेगा। शादी के बाद इनके सामने खाना खाया था, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद पीयूष घर पर आया तो सुमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों बाद अचानक से पीयूष का जोर से आवाज आया, सुमन जल्दी बाहर आओ। सुमन डरकर थर थर कांपते हुए बाहर आई। देखा तो सांस अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। हेमा भी मन ही मन में मुस्कुराहट दे रही थी और पीयूष उसकी आंखें खून के गुस्से से लाल हो गई थी। जैसे ही सुमन पीयूष के सामने आई, उसने उसके बालों को पकड़कर जोर से धकेल दिया। सुमन बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत कि तू अपने ही घर में चोरी करती है। रुक, तुझे तो मैं अभी दिखाता हूँ। पीयूष ने अपने कमर का बेल्ट निकाला और सुमन को मारने लगा। सुमन जोर जोर से रोते हुए, दर्द से चिल्लाते हुए उनसे माफी मांग रही थी, पर उसके पति को और घर में रहने वाले दो औरतों को उसकी दया नहीं आई। सुमन को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने पीयूष को धक्का दिया और घर के बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली, सुरेखा पीयूष को बोली। तभी पीयूष बोला, जाने दो माँ, भाग भाग कर कहाँ जाएगी। कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभालेंगे। आएगी वापस घूम के यहीं पर, जाने दो उसे। पहले मुझे खाना परोसो, मुझे बहुत भूख लगी है। पीयूष का बोलना सुनकर सुरेखा ने पीयूष को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे, पर सुमन की याद किसी को भी नहीं आई। थोड़ी देर बाद सुमन घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई क्या महारानी? क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुरेखा ने उसे टोन मारा। तभी पीयूष उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर के अंदर आने नहीं दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना। हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया ना तो कल यही सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो अब हमें तुम पर नहीं रहा, जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती। वह लड़की हमारे घर का क्या मान बढ़ाएगी। अचानक सुमन की पीठ के पीछे से हेमा के होने वाले ससुर जी की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुरेखा साड़ी ठीक करके माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डर कर इधर से उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली चेहरा हमें दिख गया, नहीं तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर आई होती तो। हेमा के होने वाले ससुर उनकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। हेमा ऐसे बोली तो उसके ससुर जी बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ करो, हमें अब आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं करना और जो आपको समझाना है ना वो बाहर खड़े पुलिस को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती बंद हो गई। क्या बोले कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सुरेखा नरम आवाज से सुमन को बोली, अरे बहू, छोटी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या? छोटी सी गलतफहमी हो गई है ना। और ऐसी छोटी बड़ी परीक्षा हर औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा ससुराल है ना। ससुराल वालों का मान रखना तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह ऐसा कैसा ससुराल जहाँ मुझे रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती थी। आपने मुझे कमजोर समझा था क्या? मेरा मायका नहीं
है पर मैं कमजोर नहीं हूँ। अभी यह संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाला। हेमा के ससुराल वालों ने शादी तोड़ दी और सुमन को एक अच्छी नौकरी मिल गई। सुमन एक संस्था के साथ मिलकर लोगों को घर में होने वाले घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी की नई शुरुआत की।